जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। इस वीडियो में सीडीपी का ही क्वेश्चन देखने वाले हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला, एक शिक्षक जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका एक ही उत्तर ना हो। यह किस स्तर के शिक्षण को दर्शाता है? स्मृति, बोध, चिंतन या सूचना। तो अलग अलग उत्तर वाला अगर कोई टीचर प्रश्न पूछते तो बच्चा चिंतन करने के लिए विवश हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, चिंतन वाले प्रश्न। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी सही उत्तर दे रहा है पर कारण नहीं बता पा रहा है तो वह किस स्तर पर है? यदि विद्यार्थी सही उत्तर दे रहा है मतलब उत्तर उसे पता है लेकिन उसका कारण नहीं पता है तो वो किस स्तर पर है? तो इसका सही उत्तर जाएगा स्मृति। स्मृति स्तर पर वो बालक है ना। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार यदि बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो शिक्षण का परिणाम होगा। बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं है और कक्षा में हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? तेज अधिगम होगा, स्थायी सीख मिलेगी, यांत्रिक रटना या रचनात्मक। तो इसका सही उत्तर जाएगा बच्चा का ध्यान है ही नहीं, वो तैयार है ही नहीं तो रट ही लेगा ना वो बच्चा, उसका ध्यान तो रहेगा नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक शिक्षक जेडपीडी में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या करेगा? पूरी सहायता देगा, कोई सहायता नहीं देगा, न्यूनतम संकेत देगा या दंड देगा। तो जेडपीडी अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें नॉलेज की दशा तक पहुंचा जाता है ना इसमें, तो इसका सही उत्तर जाएगा न्यूनतम संकेत देगा। नेक्स्ट है, स्कैप फोल्डिंग हटाने का अर्थ है शिक्षण रोक देना, सहायता धीरे धीरे कम करना, नया पाठ शुरू करना या मूल्यांकन करना। तो धीरे धीरे से क्या करना? सहायता को कम करना। नेक्स्ट है, यदि बच्चा केवल देखकर सीख रहा है बिना प्रत्यक्ष पुरस्कार के तो यह किस प्रकार का सिद्धांत है? बच्चा केवल देखकर सीख रहा है बिना प्रत्यक्ष पुरस्कार के तो यह किस प्रकार का सिद्धांत हुआ? तो ये जो है सामाजिक अधिगम से सिद्धांत के अंतर्गत आता है ना, याद रखिएगा। अगला है, बंडूरा के अनुसार सीखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो इन्होंने बताया है कि ध्यान। अगर बच्चा का ध्यान है क्लास में तो सबसे आवश्यक तत्व है सीखने के लिए ध्यान और रुचि, है ना। अंतर्दृष्टि अधिगम में असफलता का मुख्य कारण क्या है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम में असफलता का मुख्य कारण क्या है? समस्या की संरचना ना समझना। अगर हम समस्या को समझ जाए तो अंतर्दृष्टि या सूझ हमें तुरंत मिल सकती है। नेक्स्ट है, एक बच्चा लंबाई तो समझता है पर आयतन नहीं, यह किस अवस्था की विशेषता है? संवेगी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो जिन प्याजे ने 4 स्तर बताए थे उसमें से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो आयतन नहीं समझ पाता है ना। इसमें बालक क्या करता है, 2 अलग अलग वस्तु रखेगी जिसमें समान आयतन का सामान भरा रहेगा, है ना। लेकिन बच्चा क्या करता है, जो दिखने में ज़्यादा लगता है उसे ही उठाता है ना। इसका राइट आंसर आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण की अवधारणा का अभाव का दर्शाता है। संरक्षण की अवधारणा का अभाव दर्शाता है कम आईक्यू, गलत शिक्षण, विकासात्मक अवस्था या अधिगम अक्षमता। तो संरक्षण की अवधारणा कौन से पीरियड में आती है? तो बालक जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है तब उसमें संरक्षण का गुण आ जाता है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, विकासात्मक अवस्था में ही ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आईक्यू कम है या गलत शिक्षण है, इसका मतलब है कि वो उस विकास की अवस्था में नहीं पहुंचा है जिसमें संरक्षण की अवधारणा बालक में आ जाती है। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक केवल पुरस्कार से पढ़ाता है तो यह किस दृष्टिकोण का दोष है? तो इसका राइट आंसर आएगा व्यवहारवादी, है ना, व्यवहारवादी का दोष। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के नियमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? भावना की उपेक्षा, अभ्यास पर अधिक बल, बुद्धि की अनदेखी या सामाजिक कारकों की उपेक्षा। तो थॉर्नडाइक के नियमों की सबसे बड़ी सीमा या दोष बोले तो सामाजिक कारकों की उपेक्षा इन्होंने किया है। नेक्स्ट है, यदि बच्चा नैतिक निर्णय केवल दंड से बचने के लिए करता है तो वह किस स्तर पर है? तो वह
पूर्व परंपरागत स्तर पर है ना। इसका राइट आंसर आएगा पूर्व परंपरागत स्तर। बच्चे को हम क्या करते हैं इस अवस्था में, कुछ काम करवाना है तो उसे दंड और सजा का पाठ पढ़ाते हैं। जाओ ये लेके आओ नहीं तो मैं मारूंगी, या पापा आज चॉकलेट लेके आएंगे, लालच देते हैं हम उसे। अगर आज अच्छे से कुछ काम किया तो पापा चॉकलेट लाएंगे, कुछ भी, मतलब ये जो है दंड और क्या लालच की अवस्था भी बोल सकते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर में इस प्रकार के बालक करते हैं। ठीक है, अगला है एरिक्सन के अनुसार यदि किशोर को उचित मार्गदर्शन ना मिले तो परिणाम होगा हीनता, भूमिका भ्रम, अविश्वास या दोष बोध। तो इसका राइट आंसर आएगा भूमिका भ्रम, है ना। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत का शिक्षण में सबसे बड़ा निहितार्थ क्या है? एक जैसी परीक्षा, एक जैसी विधि, विविध शिक्षण रणनीतियाँ या केवल आईक्यू पर बल। तो इसका सही उत्तर जाएगा विविध शिक्षण रणनीतियाँ। बहुबुद्धि सिद्धांत के शिक्षण में सबसे बड़ी निहितार्थ क्या है? तो विविध शिक्षण रणनीतियाँ। नेक्स्ट है यदि मूल्यांकन केवल अंक देता है, सुधार नहीं, तो यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है? केवल अंक दे रहा है लेकिन सुधार कार्य नहीं हो रहा है, तो यह जो है वो CCE के अंतर्गत आता है ना। नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक होती है, नियंत्रक, सूत्रधार, सहायक या निरीक्षक? तो सहायक के रूप में होती है। ADHD बच्चे के लिए सबसे अनुपयुक्त रणनीति कौन सी है? ADHD में जो है अटेंशन से रिलेटेड डिसीज, जिसमें बच्चा एक समय में एक ही जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसका बच्चा का मन बहुत ज़्यादा अस्थिर रहता है ना। तो इसमें क्या है, बच्चे के लिए सबसे अनुपयुक्त रणनीति कौन सी है? अनुपयुक्त पूछा है ना। छोटे कार्य, गतिविधि आधारित सीख, लंबा व्याख्यान या सकारात्मक पुनर्बलन? तो छोटे छोटे कार्य देंगे तभी बच्चे का ध्यान केंद्रित होगा, तो ये पॉजिटिव है, ये नहीं है। गतिविधि आधारित सीख, इसमें भी बच्चा गतिविधि के माध्यम से सीखता है, तो इसमें भी बच्चा का ध्यान जो है केंद्रित होने का संभावना रहता है। लंबा व्याख्यान, ये गलत है ना, तो इसका राइट आंसर यही आएगा। लंबा व्याख्यान में बच्चे ADHD से पीड़ित बच्चे हो या सामान्य बच्चे, लंबा व्याख्यान में हर किसी का ध्यान जो है वो भटक जाएगा। सकारात्मक पुनर्बलन भी पॉजिटिव है, तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन C। अगला है अधिगम अक्षमता का उपचार मुख्यतः किस पर आधारित होता है? अधिगम अक्षमता का उपचार मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा विशेष शिक्षण पर आधारित होता है ना। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था है अधिक गृह कार्य देना, एक ही पाठ्यक्रम में पढ़ाना, समृद्धिकरण कार्यक्रम या कक्षा दोहराना? तो प्रतिभाशाली बालक के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था की बात करें तो समृद्धिकरण कार्यक्रम ही उपयुक्त है ना। नेक्स्ट है यदि शिक्षक बच्चों को अपने उत्तर स्वयं जांचने देता है तो यह किस मूल्यांकन को दर्शाता है? तो ये जो है आत्म मूल्यांकन है, खुद का निरीक्षण खुद कर रहे हैं, बच्चा खुद का मूल्यांकन कर रहा है, तो आत्म मूल्यांकन। नेक्स्ट है CG टेट के अनुसार या C टेट के अनुसार अच्छा प्रश्न वह है जो कठिन शब्दों वाला हो, रटने पर आधारित हो या सोच को उकसाए या लंबा हो? तो इसका राइट आंसर आएगा सोच को उकसाए, मतलब सोच तो और अधिक फैलाए, बच्चे की मानसिक क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। नेक्स्ट है स्मृति में भूलने का सबसे बड़ा कारण क्या माना गया है? तो स्मृति में अगर हम भूल रहे हैं किसी चीज़ को तो उसका क्या कारण है? अभ्यास की कमी हो सकती है ना। किसी चीज़ को बार बार अभ्यास किया जाए तो माइंड में रट जाता है, बैठ जाता है। नेक्स्ट है एबिंगहॉस के अनुसार सबसे तेज भूल कब होती है? सबसे तेज भूल कब होती है? सीखने के तुरंत बाद, एक सप्ताह बाद, एक माह बाद या 2 दिन बाद? तो सीखने के तुरंत बाद ही हम भूल जाते हैं, है ना। जो चीज़ नहीं रहता, वो जो चीज़ स्मृति में नहीं रखना होता वो सीखने के तुरंत बाद ही हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट है स्थानांतरण तभी संभव है जब विषय समान हो, अभ्यास अधिक हो, अर्थपूर्ण सीख हो या रटन हो? तो इसका सही उत्तर जाएगा अर्थपूर्ण सीख हो। अर्थपूर्ण हम सीख रहे हैं तभी अधिगम का स्थानांतरण होता है, अगर रट रहे हैं तो उसका अधिगम स्थानांतरण नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट है यदि शिक्षक बच्चों की पूर्वगान की जांच नहीं करता तो समस्या होगी
क्या समस्या होगी? पूर्व ज्ञान की जांच नहीं करता है तो क्या क्या समस्या हो सकती है? धीमा शिक्षण हो सकता है, भ्रम हो सकती है, अनुशासन या मूल्यांकन। तो अनुशासन और मूल्यांकन को रहने ही दो, है ना। इससे क्या हो सकता है? शिक्षण तो धीमा नहीं होगा, लेकिन बच्चों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है, मानवतावादी शिक्षण का केंद्र बिंदु है। अभी फिलहाल शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था लागू है, आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बालक, है ना। रूसो के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? निर्देशन, नियंत्रण, स्वाभाविक विकास में सहायक, कठोर अनुशासन। तो स्वाभाविक विकास, हम स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। तो विकास में क्या करना चाहिए? शिक्षक को सहायता देना चाहिए, रूसो के अनुसार। लोकतांत्रिक कक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो स्वनियंत्रण है ना। यदि शिक्षक डर से अनुशासन बनाए रखता है, तो परिणाम होगा। अगर शिक्षक क्लास में बच्चों को डरा कर अनुशासन की स्थापना करता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? तो अस्थायी आज्ञाकारिता, मतलब कुछ समय के लिए बच्चा डर के कारण क्या करेगा? शिक्षा की आज्ञा का पालन करेगा, है ना। लेकिन हमेशा अनुशासन नहीं रह पाएगा वो, क्योंकि वो अनुशासन जो है वो डर से उत्पन्न हुआ है। समस्या समाधान विधि का मूल आधार है। मूल आधार क्या माना जाता है समस्या समाधान विधि का? तो तर्क को माना जाता है। तर्क के द्वारा समस्या समाधान हो सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में रीटीचिंग का अर्थ है, सूक्ष्म शिक्षण जो करते हैं हम, माइक्रो टीचिंग, उसमें रीटीचिंग का अर्थ क्या होता है? तो वही पाठ सुधरे रूप में पढ़ाना। देखो, क्लास में हम जाते हैं, किसी नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उस टॉपिक का थोड़ा सा परिचय देते हैं। वो क्या हुआ? सूक्ष्म शिक्षण हुआ, है ना। इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड, ये सब क्या हुआ? सूक्ष्म शिक्षण। लेकिन रीटीचिंग में क्या करते हैं? वही पार्ट को सुधरे रूप में पढ़ाते हैं, डाउट क्लियर होता है और इससे क्या होता है? माइंड में ज़्यादा समय तक बैठ जाता है, वो टॉपिक जो है वह स्थायी रूप में बैठ जाता है माइंड में, है ना। नेक्स्ट है, शिक्षण की प्रभावशीलता का सर्वोत्तम संकेत है। शिक्षण की प्रभावशीलता अगर देखना है तो क्या संकेत की तरह हम पता लगा सकते हैं? छात्र सहभागिता। नेक्स्ट है, यदि छात्र प्रश्न पूछने से डरते हैं तो कक्षा है लोकतांत्रिक, निरंकुश, सहयोगात्मक या खुली? तो निरंकुश कक्षा है जिसमें छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछने से डर रहे हैं। NEP 2020 का मूल दर्शन है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, उसका मूल दर्शन क्या था? तो बाल केंद्रित शिक्षा कर दिया गया है, बालक के अनुसार ही शिक्षा देना है। कई चीज़ में सुधार कार्य किया गया था और इसकी संरचना में भी सुधार किया गया था। तो देखते हैं, 5+3+3+4 संरचना किससे संबंधित है? तो अभी से देखें हम लोग, NEP 2020 का जो नया रूल बना है, नया शिक्षा प्रणाली लागू किया गया है, उसमें ये जो 5+3+3+4 ये संरचना लागू किया गया, याद रखिएगा, आता है CTET में ये। नेक्स्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे उपयुक्त विधि है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे उपयुक्त आंगनबाड़ी में क्या, किसके द्वारा सीखते हैं हम? बालक को किस प्रकार सिखाते हैं? तो खेल विधि, है ना। सबसे उपयुक्त खेल विधि है। यदि शिक्षक केवल तेज छात्रों पर ध्यान देता है तो यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है? यदि शिक्षक केवल तेज छात्रों पर ही ध्यान दे रहा है, अब वीक छात्रों पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये किस सिद्धांत के विरुद्ध है? तो ये समावेशी सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को, अमीर, गरीब, होशियार या कमज़ोर, सभी बच्चों के क्या देना है? समान रूप से शिक्षा बिना भेदभाव किए देना है ना। लेकिन ये किसके विरुद्ध है? तो समावेशी शिक्षा के विरुद्ध हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण में प्रेरणा का सही प्रयोग है बार बार दंड, तुलना, आंतरिक रुचि जगाना या डर पैदा करना। तो प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, इससे क्या होता है? बच्चों में रुचि पैदा होती है। अगर हमें मोटिवेशन है किसी चीज़ को करने का तो इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। एक अच्छा मूल्यांकन होना चाहिए, भय उत्पन्न करने वाला, दंडात्मक, नैदानिक या केवल मापक। मूल्यांकन से क्या हो जाते हैं? नैदानिक होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, यदि छात्र असफलता से सीखता है तो यह दर्शाता है, असफलता के द्वारा बालक सीख रहा है तो यह क्या दर्शाता है? कि बालक के पास बुद्धि कम है या नकारात्मक प्रेरणा है कि असफल हुआ तो सीखा? नहीं, ऐसा नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, गलत शिक्षण,
तो ये सीखने की ही प्रक्रिया है। बालक से अगर गलती हो रही है, असफल हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बुद्धि कम है, होता है ना, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। कक्षा में विविधता का अर्थ है अव्यवस्था, भेदभाव, व्यक्तिगत भिन्नताएं, अनुशासनहीनता। तो विविधता में क्या आती है? व्यक्तिगत भिन्नताएं आती है। विविधता का मतलब ही होता है कि सभी बच्चे समान नहीं हो सकते, सभी में, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं, जिसे ही व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को न मानने का परिणाम होगा तेज सीख, समान विकास, शैक्षिक असमानता या प्रतिस्पर्धा। शैक्षिक असमानता होगी, है ना, परिणाम उसका। यदि बच्चा बार बार असफल होता है तो शिक्षक को पहले क्या जांचना चाहिए? IQ, प्रेरणा, विकास स्तर या अनुशासन। तो शिक्षक को चाहिए कि उसका विकास का जो स्तर है वो किस प्रकार है। कुछ बच्चे एकदम तेजी से सीखते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, है ना, तो ये जानना जरूरी है कि उसका विकास स्तर क्या है। नेक्स्ट, CTET में सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल किस प्रकार के होते हैं? तथ्यात्मक, परिभाषात्मक, स्थितिजन्य या एक पंक्ति वाला। तो स्थितिजन्य सवाल बहुत पूछे जाते हैं, जैसे अगर ये हुआ, अगर क्लास में ये हो रहा है, इस प्रकार का बालक है तो क्या होगा, इस टाइप के जो प्रश्न है स्थिति दिखाते हुए अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। शिक्षक द्वारा कैसे सोचे सिखाना दर्शाता है। शिक्षक द्वारा कैसे सोचे ये जो है वो क्या दर्शाता है? तो चिंतन स्तर को दर्शाता है ना। नेक्स्ट है, यदि पाठ जीवन से जुड़ा है तो सीख होगी। यदि कोई पाठ है ना, क्लास में यदि हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और वो जो है जीवन से जुड़ा, जीवन से कुछ ना कुछ मिलता जुलता ये वो पाठ है, तो किस प्रकार की सीख होंगी? तो अर्थपूर्ण सीख हमें मिलेगी, पूरी हमें समझ भी आएंगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगी, अर्थपूर्ण वो सीख हमें होगी। नेक्स्ट है, शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? तो अंतिम लक्ष्य अंक, पाठ्यक्रम, स्वतंत्र चिंतन, अनुशासन। अंतिम लक्ष्य स्वतंत्र चिंतन या सर्वांगीण विकास भी माना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, CDP का अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्यों हम CDP पढ़ते हैं? हम टीचर बनने वाले हैं, हम CDP क्यों पढ़ते हैं, है ना, क्यों आवश्यक है? तो पेपर पास करना है इसीलिए, कक्षा नियंत्रित करने के लिए, बालक को समझने के लिए, या पाठ को जल्दी पढ़ना। CDP में बालक के मन को समझना, जिससे शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो CDP में मुख्य कार्य क्या है या शिक्षण के लिए क्यों आवश्यक है? तो बालक को समझने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।